क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 5वां है जीवन की मौलिक इकाइयाँ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये अध्याय कोशिका के ऊपर है। तो आइए हम इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला है पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करो। यहाँ पे हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमें तुलना करना है, कंपेयर करना है कि जो चीज़ें प्लांट सेल में पाई जाती हैं क्या वो चीज़ें एनिमल सेल में भी पाई जाती है। आइए हम इसका तुलना करते हैं। देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना। पहला है साधारणतः पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, ये बड़ी होती है पादप कोशिका, जबकि जंतु कोशिका छोटी होती है। दूसरा है मोटी एवं कड़ी भित्ति कोशिका भित्ति के कारण इसका आकार जो है नियमित होता है, लेकिन इसका आकार जंतु कोशिका में अनियमित होता है। ठीक है। तीसरा है कोशिका भित्ति उपस्थित इसमें होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक रासायनिक यौगिक जो है वो बना होता है, इसमें कोशिका भित्ति होता ही नहीं। ठीक है, 3 हमने तुलना कर लिया। चौथा है कोशिका में रस युक्त बड़ी रसधानी होती है, इसमें कोशिका में रस युक्त रसधानी छोटी छोटी होती या नहीं भी होती है। ठीक है, इसमें लवक होता है पादप, ठीक है, प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में लवक होता ही नहीं। ठीक, बस आपको 5 कर लेने हैं, इसका आंसर हो गया हमारा। समझ में आ गया? आप चाहे तो और भी कर सकते हैं। देखिए 7 तक है। ठीक, देखिए अगला जो प्रश्न है दूसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं, यानी हमें दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए यहाँ पे समझिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये रही, ठीक है, ये जंतु सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया इसमें पाई जाती है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये अर्धविकसित कोशिका है। वही यूकैरियोटिक कोशिका जिसे जंतु कोशिका बोलते हैं, ये विकसित कोशिकाएं हैं जो मानव में भी पाई जाती है। समझ में आ गया? तो इसका हम अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे? देखिए यहाँ पे है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका, हम ऐसे अंतर स्पष्ट करेंगे। देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये अर्ध कोशिका है, इसका आकार प्रायः छोटा होता है। ठीक है, ये विकसित कोशिका है, ये अर्ध विकसित है। दूसरा है वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक होता ही नहीं। जंतु बैक्टीरिया की कोशिका होती है, इसमें केंद्रक होता है, केवल जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में ये मौजूद होती है। ये पादप और जंतुओं में भी पाई जाती है। ठीक है। चौथा है केंद्रिका नहीं पाया जाता, केंद्रिका पाया जाता है। केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। गाल्जी उपकरण माइक्रोकांड्रिया अंतःप्रदेश जालिका नहीं पाए जाते, इसमें सारे पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इसमें पाए जाते हैं प्लांट सेल में, एनिमल में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 8 तक कर लेने हैं, इसका आंसर समझ में आ गया। देखिए तीसरा सवाल है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। प्लाज्मा झिल्ली फट जाती है, टूट जाती है, तो इसका क्या परिणाम पड़ेगा कोशिका पर, वही हमें बताना है यहाँ पे। देखिए प्लाज्मा झिल्ली होता क्या, ये प्लांट कोशिका है, इसमें देखिए बाहरी जो झिल्ली है ये सफ़ेद, ये हरे रंग की, इसे बोला जाता है प्लाज्मा झिल्ली। अगर ये फट जाए टूट जाए तो क्या होगा, यही हमें बताना है। देखिए हमारा आंसर ऐसे होगा, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली या कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका को घटकों को बाहरी वातावरण से यानी पर्यावरण से अलग करती है तथा कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती है। ठीक है, तथा अन्य पदार्थों की गति भी रोकती है। ये अगर किसी कारणवश ये अगर टूट जाती है तो उपरोक्त कार्य नहीं होंगे, ये सारे कार्य नहीं हो पाएंगे तथा कोशिका का रासायनिक संगठन नष्ट हो जाएगा और इस तरीके से कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया इसका आंसर। देखिए अगला सवाल है चौथा, यदि गाल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा, ये बताना है हमें। देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, गाल्जी उपकरण के द्वारा ईआर में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण के पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल फूटिका पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना कुछ परिस्थिति में गाल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाती है। गाल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम भी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे कार्य ठप पड़ जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जिससे कि कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये बातें आपको लिख लेनी है। देखिए अगला सवाल है 5वां, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है। ठीक है, वो हमें बताना है और क्यों है, ये कारण भी बताना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। तो कि अब क्यों है, देखिए ये सारे कारण हो गए। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक
क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, देखिए एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है, ये इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। जैसे आपसे बोला जाए आपके पास धन है, आप धन को किस रूप में रखते हैं, रुपया के रूप में, कागज़ के रूप में, सिक्के के रूप में, यही तो आप रखते हैं। वो क्या हो गया, ये इकाई है। तो उसी तरीके की ऊर्जा की इकाई हो गई एटीपी, ठीक है, यूनिट है, के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। एटीपी कोशिकाओं की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिक को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करती है। तो इसीलिए इसे पावर हाउस बोला जाता है, इन कारणों से कि ऊर्जा कोशिका में स्टोर करके रखती है एटीपी के रूप में। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। देखिए इसका आंसर करेंगे, कोशिका झिल्ली को बनाने वाली लिपिड का संश्लेषण होता है चिकनी अंतःप्रदेश जालिका SER में, तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका RER में। ठीक है, इसका आंसर हो गया। 7 नंबर सवाल देखिए, को अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो हमारा उत्तर होगा अमीबा एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा बाह्य वातावरण से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसकी प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर कप के आकार गड्ढा बना लेती है जिसमें भोजन प्रवेश कर जाता है और उसके बाद ये खाद्य धानी के रूप में ले लेती है, यानी वो पचा लेती है। ठीक है, तो ये हो गया, भोजन का अंतिग्रहण करता है। 6-8 देखिए, परासरण क्या है वो बताना है हमें। देखिए इसका आंसर हम करेंगे, जल या विलायक का अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं। देखिए विसरण की क्रिया होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है, तो इस झिल्ली द्वारा जल या किसी भी विलायक का आर पार या चला जाना वो बोला जाता है परासरण। क्लियर हुआ, एक्सप्लेन किया गया है, तो आपका आंसर यहीं तक होगा। ठीक है, देखिए इसका है आखिरी सवाल 9 नंबर, निम्नलिखित परासरण का प्रयोग करें। छिले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लो, इन आलू को खोखला करो जिनमें कि आलू का कप बन जाए। इनमें से 1 कप उबले आलू में बनाना है, इसमें 1 कप को उबले आलू में बनाना है। आलू के प्रत्येक कप में जल वाले बर्तन में रखो। अब कप A को खाली रखो, कप B के 1 चम्मच चीनी डालो, कप C में 1 चम्मच नमक डालो, ठीक है, और D में उबले हुए आलू बनाए गए कप D में 1 चम्मच में चीनी डालो। तो इनके पश्चात 2 घंटे तक रखने के पश्चात अवलोकन करना है और हमें प्रश्न का आंसर करना है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको इसका आंसर कर लेने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।